हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की, यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल की, जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। जेनेटिक्स के प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एक में फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, हाउ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म, वो हमने डिस्कस किया था, बॉन्ड के नाम, किस पोजीशन पर वो बॉन्ड बन रही है एंड पूरी बॉन्ड फॉर्मेशन। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आज जो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा थर्ड वीडियो है जेनेटिक्स को लेकर, और इसमें हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को लेकर। डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर डिटेल इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी डन है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आखिर आप ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। गिवन है एनसीईआरटी बुक में, सही है, बट आखिर इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर इस टॉपिक की ज़रूरत को आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, अगर हम बात करें डीएनए के अंदर की, तो ये है आपका टॉपिक। तो सबसे पहले लिख लेते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें, ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ह्यूमन सेल का, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि ये एक ह्यूमन का सेल है, ठीक। अब इस ह्यूमन के सेल में न्यूक्लियस, तो आपको अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपको ह्यूमन का एक सेल अपने नेकेड आई से नज़र आता है, तो आप कहेंगे नहीं। तो अगर एक ह्यूमन का सेल आपके नेकेड आई से नज़र नहीं आता, तो आप जाहिर सी बात है उसके न्यूक्लियस को भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर ये एक सेल है और ये एक न्यूक्लियस है, ठीक, इसका मतलब जब सेल इतना छोटा हो सकता है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, जो कि सेल के अंदर है। तो अगर हम इस न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। ये रहा इसका डायमीटर। कुछ भी अंदाज से नहीं बात करेंगे, सब कुछ एक्यूरेट बात करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये साइज खुद ही बहुत छोटी है। आप सोचेंगे हम न्यूक्लियस के साइज की डिस्कशन पैकेजिंग ऑफ डीएनए में क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, ह्यूमन सेल को रेफर किया है, तो इसी को एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। ह्यूमन सेल में इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया था, वो हमने देखा था, एनसीईआरटी की ये लाइन है आपके पास, कि इसके हैप्लॉइड सेट में n नंबर ऑफ सेल्स में, हैप्लॉइड सेट में आपके पास कितने बेस पेयर्स हैं? 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर हम टोटल लेंथ ऑफ डीएनए को अगर हम काउंट करना चाहें, ठीक है, तो इसके 2n की कंडीशन कितनी हो जाएगी? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है। तो अगर हम लेंथ ऑफ डीएनए की बात करें कि लेंथ ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ डीएनए, यानी कि ह्यूमन का हमें ये पता है कि बेस पेयर कितना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डीएनए को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप बेस पेयर को सिंपली, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.34 नैनोमीटर से। अब आप कहेंगे ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये वैल्यू याद कीजिए, अपने प्रीवियस सेशन में आपने ये डेटा पढ़ा था। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको ये बात बताई गई थी, यहाँ पर है ना, इस जगह पर आपको ये बात बताई गई थी कि एक डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक बेस और दूसरे बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है ना। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस सेशन में, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम ये देख पा रहे हैं तो हमें टोटल लेंथ ऑफ डीएनए एक ह्यूमन सेल का पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा? ये आपको नियरली ये आंसर मिलेगा, इट इज़ नियरली 2.2 मीटर। तो आपको ये नियर अबाउट कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2.2 मीटर के अराउंड, ठीक है। यानी कि अगर हम ह्यूमन के केस में अगर हम बात करें,
तो लेंथ ऑफ डीएनए हमें कितना मिल रहा है? 2.2 मीटर के बराबर। अब एक बात बताइए, जिस जगह पर ये डीएनए रखनी है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻6 मीटर और आपका जो डीएनए का लेंथ है वो खुद ही 2.2 मीटर है। तो क्या आपको ये उम्मीद है कि इतने छोटे से जगह में जिसका डायमीटर 10⁻⁻6 मीटर है उसमें कोई ऐसी चीज रखी जा सकती है जिसका लेंथ 2.2 मीटर हो? सो सच अ लॉन्ग डीएनए, यहां पर सच अ लॉन्ग डीएनए व्हेन केप्ट inside the nucleus which is having 10⁻⁻6 meter diameter which is very small। ये जो स्पेस है न्यूक्लियस के ये खुद ही बहुत स्मॉल स्पेस है, तो ये कैसे रख पाएगा? देयर मस्ट बी स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम। तो नेचर ने, कुदरत ने क्या किया है कि इसके लिए बहुत ही एक स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम का उसकी व्यवस्था की है। ठीक, अब उस स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम का ही नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसी को आप न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम पर पढ़ते हैं, जिसमें आपको ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि आखिर इस छोटे से स्मॉल स्पेस में इतनी बड़ी डीएनए आई कैसे। ठीक, उसी को आप पढ़ने जा रहे हैं। अब इस न्यूक्लियोसोम मॉडल को पढ़ने के लिए, यानी कि अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई कि आखिर इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी ज़रूरत क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम पहले ये समझ लेते हैं, कुछ डीएनए के फेजेस के बारे में हम समझ लेते हैं। जब आपने डीएनए के फेजेस के बारे में, यानी कि बेटर टू से सेल साइकिल के फेजेस के बारे में, अगर आपने सेल साइकिल देखा था, अगर आपने सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ा हुआ है, तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये G1 फेज है, दिस इज S, दिस इज G2 एंड दिस इज M फेज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर दो जगह को आपको फोकस करना है। किसको? एक आपको फोकस करना है इस S के बारे में और दूसरा आपको फोकस करना है M के बारे में। ठीक, S में क्या आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जाननी है कि ये है S फेज, और S फेज ऑफ डीएनए साइकिल में आपने क्या देखा था कि यहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए की क्या होती है? रेप्लिकेशन। और यही वजह है कि इसको एस फेज बोलते हैं, यानी कि सिंथेटिक फेज, है ना। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है? एस फेज में। बहुत बढ़िया। तो क्या अब यहाँ पर ये बात आई कि डीएनए की रेप्लिकेशन होते हुए क्या ये डीएनए पूरी की पूरी 2.2 मीटर की इंटायर डीएनए यहाँ ओपन हो जाती है और फिर इसका रेप्लिकेशन होता है? यानी कि सपोज ये आपकी 2.2 मीटर की डीएनए है, तो क्या ये रेप्लिकेशन होने के लिए ये पूरी डीएनए ओपन हो जाती है और तब जाके इसके ऊपर ये सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इस तरीके से? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। ठीक, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि डीएनए में यहाँ आपके न्यूक्लियस में उतनी स्पेस है ही नहीं कि आप पूरे डीएनए को ओपन कर सके। इसका मतलब डीएनए ओपन होता जाता है, रेप्लिकेशन होती जाती है और वो उसकी पैकेजिंग भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट रहती है। पहली चीज। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, जो जाननी है आपको इस एम फेज से रिलेटेड। एम फेज से जो आपको इंफॉर्मेशन जाननी है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम पूछे आपसे कि इस एम फेज में आपको क्या डीएनए दिखेगा एम फेज में, तो आप कहेंगे कि यहां मुझे डीएनए तो नहीं विजिबल होगा। तो एम फेज में आपको डीएनए का कौन सा रूप दिखेगा, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? तो आप कहते हैं कि एम फेज में मुझे डीएनए तो नहीं दिखेगा, एम फेज में मुझे क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। अब आप कहेंगे डीएनए क्रोमोसोम क्या होता है, तो आपको जरूरत है वीडियो फर्स्ट देखने की। फर्स्ट वीडियो में हमने इस डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, है ना, ये सब कुछ। आज के डिस्कशन में भी हम ये करेंगे कि आखिर ये कहते किसे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा क्रोमोसोम। ठीक, अब क्रोमोसोम दिखेगा, इसका मतलब क्या दिखेगा हमें? डीएनए का मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म। ये क्या है? डीएनए का मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है। ठीक, अब ये मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए ये होता क्या है, ये हम सब डिस्कस करके करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज इन पैकेज्ड फॉर्म।
तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए ये वैरी करती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक, अब ये ऐसी हम बात इसलिए कह रहे हैं, इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक लाइन देखनी होगी। लाइन क्या है, आपको ये समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि आखिर इस पैकेजिंग को कहते क्या है, पैकेजिंग होती कैसे है। टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर, एक बेस और दूसरे बेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पर आपको एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में, मीटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, मैमेलियन मतलब ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इस मैमल सिर्फ ह्यूमन ही नहीं होता, यहाँ पर मैमेलियन सेल लिखा हुआ है, हमने आपको ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया था। is calculated simply by multiplying the total number of base pair in with distance between two consecutive base pair, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा था आपको, यही डिस्कशन हुई है। दैट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है, इंटू 0.34 आप कर ले, इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। यही बात आपको बताई गई थी कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर क्या आएगा, डीएनए का लेंथ विच इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.2 मीटर। ठीक है, नाउ अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस विच इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो न्यूक्लियस का जो लेंथ है, जो डायमीटर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर। अब इस इतने छोटे से स्पेस में 2.2 मीटर का डीएनए आएगा कैसे? सो हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल, यही है क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई, अगर आप एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं जो कि ई कोलाई है, तो डीएनए उसमें कितना है 1.36 mm। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर डीएनए का लेंथ दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला जानते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए के लिए आपने कैसे कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू 0.34 मीटर, आपने 3.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डीएनए का लेंथ दिया हुआ है, तो डीएनए का लेंथ, तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू क्या किया था आपने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंटू 0.34 नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर से मल्टीप्लाई किया था। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ की जगह आप पुट कर दीजिए और नंबर ऑफ बेस पेयर निकालना है। यानी कि नंबर ऑफ बेस पेयर क्या हो जाएगा, लेंथ दिया हुआ है 1.36 mm, है ना, डिवाइड कर दीजिए 0.34 इंटू 10⁻⁻। अब इस 10⁻⁻9 मीटर को आपको mm में कर दीजिए, या आप 1.36 mm को माइनस यानी कि नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। दोनों की यूनिट सेम लाकर इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी और वही हो जाएगा इसका आंसर। नाउ इन प्रोकैरियोट्स, जैसा कि एग्जाम्पल लिया हुआ है ई कोलाई, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Though they do not have a defined nucleus, जैसा कि प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा है कि they have lack of nucleus, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। So the DNA is not scattered throughout the cell। अब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डीएनए साइटोप्लाज्म में या पूरे सेल में कहीं भी तितर बितर यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, नहीं, उनमें भी डीएनए एक सर्टेन जगह पर होती है। डीएनए का नेचर कैसा होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज, क्यों, फॉस्फेट की वजह से। इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स, तो डीएनए अपने नेगेटिव नेचर होने की वजह से एक कुछ प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, जिन प्रोटीन्स का नेचर होता है पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोइड कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड किस में प्रेजेंट होगा, तो प्रोकैरियोट्स में। ठीक, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन का नेचर कैसा था, पॉजिटिव।
तो नेगेटिव नेचर का डीएनए पॉजिटिव नेचर के प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और जिस जगह पर ये मिलेगा साइटोप्लाज्म में उस जगह को आप कहेंगे न्यूक्लियोइड। कहाँ मिलेगा न्यूक्लियोइड? प्रोकैरियोट्स में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का क्या हालचाल है? इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियस दिखेंगे, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है। सो देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। तो यहाँ पर बेटर होगा कि मैं इस न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में आपको डिस्कस कर लूँ इस स्लाइड पर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। नाउ सी, आखिर ये न्यूक्लियोसोम मॉडल होता क्या है? ये देखिए, होता ये है कि नाउ देखिए, अब न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में, यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में। कि क्यों ज़रूरत है इसकी, ये तो आपको पता चल गया। अब न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए आप इसके बारे में होता क्या है इसमें कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक, यूकैरियोट्स के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले कुछ आपको जानना होगा प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो डीएनए की पैकेजिंग के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स के बारे में भी जानने होंगे जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। अब दोनों के बारे में आप समझ पाएंगे तो पैकेजिंग को अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि न्यूक्लियोसोम मॉडल जो आप पढ़ रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन अच्छे से आप समझ पाएंगे। डीएनए का नेचर, सबसे पहला पॉइंट, डीएनए कैसा था? नेगेटिवली चार्ज्ड। इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसको आपको इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, कितने टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? तो 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के। कौन कौन से 5 टाइप्स के ये हिस्टोन प्रोटीन्स 5 टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 हो गए। और एक और याद रखना है आपको, H1। ठीक, ये 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, अब आपको एक बात और याद रखनी है। क्या? कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, अब ये मान लीजिए H2A, H2A हिस्टोन प्रोटीन ये है। ठीक, तो इसका एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, ये भी H2A होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं H2B की। आपकी वजह से कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आप आराम से समझ सकें। नेक्स्ट इज H2B। अब H2B ये है, तो इसका एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसका भी नाम क्या है? H2B। ठीक, अब एक थर्ड टाइप का, आपने क्या बोला थर्ड टाइप को? H3। तो आप एक काम कर लें, H3। सिमिलरली H3 का भी एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा, H3। ठीक है, अब आ जाएगी बारी H4 की। एक H4 और एक और H4। ठीक, बस अब आप H1 को नहीं लाएंगे। यहाँ पर बेसिकली आपने किया क्या? अगर हम ये कहें कि बेसिकली आपने क्या किया, आपने ये जो 4 तरह के आपके हिस्टोन थे ना, ये 4 तरह के, आपने इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। अब ये 4 तरह के हिस्टोन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि H2A 2 हो गए, H2B 2, H3 2, H4 2, यानी कि अब आपके पास कितने नंबर ऑफ हिस्टोन्स यहाँ हो गए? टाइप्स की नहीं बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे 8 हो गए, 8 हो गए। इसी को आप कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मतलब 8 होता है ना, हिस्टोन
ऑक्टामर। ठीक, तो अगर कोई पूछे कि हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन्स हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर में आप कहेंगे कि हिस्टोन ऑक्टामर में आपके पास H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है। ठीक, और इनके दो दो मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मुझे मिले। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 कॉपीज ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4 फॉर्म्स हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इस हिस्टोन ऑक्टामर को आपको याद रखना है। अगर कोई कहे कि हिस्टोन ऑक्टामर क्या उसमें H1 हिस्टोन पार्टिसिपेट करता है, आप कहेंगे नहीं, हिस्टोन ऑक्टामर को बनाने में H1 का कोई भी रोल नहीं है। ठीक, दूसरी इंफॉर्मेशन, हिस्टोन का जो ऑक्टामर होता है, इसकी जो लेंथ होती है और डायमीटर होती है, अगर हम इसको एक इस तरह से, अगर हम इसकी साइज को अगर हम देख लें, अगर हम इसके साइज को अगर हम देखें तो आपको इसकी साइज का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इसकी साइज का अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 10 नैनोमीटर होता है और ये नियरली अप्रोक्सीमेटली आपको दिख जाएगा कि ये होता है 5 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्टोन ऑक्टामर। साइज से मतलब नहीं है आपको उतना, हिस्टोन ऑक्टामर। तो आपको ये हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम जब भी हिस्टोन ऑक्टामर बनाएंगे हम इस तरह से राउंड कर लेंगे, तो समझ जाना हम यहाँ हिस्टोन ऑक्टामर बता रहे हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात कर रहे हैं, नाउ इज दिस डीएनए इज रैप्ड ओवर हिस्टोन ऑक्टामर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए ये क्या होता है, इज रैप्ड, इसकी रैपिंग हो जाती है, इसके ऊपर रैपिंग हो जाती है। किसके ऊपर, ओवर दिस हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर। ठीक, अब ये डीएनए की रैपिंग इस ऑक्टामर के ऊपर होती कैसे है, और आई थिंक अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आपका डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इससे आप आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को उसके ऊपर रैप होना है। इसकी वजह से अगर ये हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता तो ये डीएनए को अपने ऊपर रैप नहीं कर पाता। और एक चीज़ और, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आखिर ये जो हिस्टोन ऑक्टामर, ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है, वाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि वाई हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो आप कह देंगे कि ड्यू टू अबेंडेंस ऑफ लाइसिन, क्योंकि इसमें लाइसिन एंड आर्जिनिन, एक तरह के एमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और आर्जिनिन एंड लाइसिन जो हैं ये बेसिक एमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक एमाइनो एसिड। ठीक, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिक इन नेचर, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक इन नेचर। अगर हम यहाँ बात करें हिस्टोन प्रोटीन्स की तो उनको हम कह सकते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक, क्यों बेसिक इन नेचर है, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज्ड क्यों है, ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। अबंडेंस का मतलब होता है बाकी अमाइनो एसिड से लाइसिन एंड आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, और लाइसिन एंड आर्जिनिन जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक का मतलब होता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर लें प्लीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दिस डीएनए इज गेटिंग रैप्ड ओवर दिस हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आखिर ये डीएनए की रैपिंग होती कैसे है। तो ये था एक आपके पास, सपोज एक आपके पास था ये एक हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर है। सपोज मान लीजिए ये एक और हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, साइज थोड़ा वेरी कर गया बट कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, मेरी ड्राइंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नाउ यहाँ आ गई आपके पास डीएनए, अब यहाँ आ रहा है आपके पास डीएनए। ठीक, डबल हेलिकल आपने पढ़ा था, अब ये डीएनए गया इसके ऊपर। ठीक है, ये डीएनए है।
अब ये डीएनए के इसके ऊपर रैपिंग होगी। कैसे? इस डीएनए का एक कंप्लीट टर्न हो गया और एक हिस्सा और का करके ये क्या करेगा, इसमें इस वाले हिस्से की अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो ये पूरा 2 कंप्लीट टर्न नहीं करता, एक कंप्लीट टर्न करेगा और जब दूसरा टर्न लेने जाएगा तो उसका 3/4 हिस्सा कंप्लीट करता है। यानी कि आप कह सकते हैं 1/4 रह जाता है ना, यानी कि 3/4 टर्न कंप्लीट करता है। इसे हम कह सकते हैं 1.75 टर्न, यानी कि पूरा 2 टर्न नहीं है, 1.25 टर्न है। ठीक है, सो इतना ही हिस्सा डीएनए इज रैप्ड ओवर ऑक्टामर, यानी कि 1.75 टर्न या 1/3/4 टर्न ऑफ डीएनए इज wrapped ऑन ऑक्टामर। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर 1/1.75 टर्न कंप्लीट, ये क्या किया, कंप्लीट 2 टर्न नहीं बल्कि 2 में पॉन, यानी कि 1/4 टर्न अभी रह ही गया, उसी टर्न को इसने कंप्लीट किया है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये किस में एंटर कर जाएगा, ये जो डीएनए है ये किस में एंटर करेगा। अब यहाँ पर उसकी सेम कहानी चलेगी, 1 कंप्लीट टर्न और फिर ये 1.25 करके फिर वापस नेक्स्ट इसके पास एक न्यूक्लियोसोम बढ़ा रहेगा उसके ऊपर, यानी कि वापस से इसके पास फिर से ये जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी इंफॉर्मेशन, ये जो डीएनए जो इसके ऊपर रैप हो रहा है ना, ये जो डीएनए का हिस्सा जो इसके ऊपर रैप हो रहा है, इसको आप कहते हैं कोर डीएनए। इसको आप क्या कहते हैं, कोर डीएनए, यानी कि इस डीएनए को आप क्या कहेंगे, इस जितना हिस्सा इसके ऊपर रैप हो रहा है उसको आप कहते हैं कोर डीएनए। ठीक, अगर हम कहें कि कोर डीएनए में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स आएंगे, तो आप कहेंगे नियर अबाउट 200 बेस पेयर का है इंफॉर्मेशन, लेकिन बुक में आपको दिख जाएगा कहीं कहीं 147 बेस पेयर। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, ये तो बात आपने कही कि ये हिस्टोन के ऊपर और ये हिस्टोन के ऊपर ये इतने पार्ट्स डीएनए रैप्ड हैं, लेकिन उतने डीएनए को आप क्या कहेंगे जो इनके बीच में आया, तो वो डीएनए का हिस्सा जो इनके बीच में आया है इसको आप कहते हैं लिंकर डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने ये देखा कि आखिर ये पैकेजिंग होती कैसे है, और अब आपको इनके लेवल के बारे में समझना पड़ेगा कि इनकी पैकेजिंग होते 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 कैसे होती है, और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा आप अगर इस डायग्राम को देख पाएंगे। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ एक डायग्राम कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड, ये बेसिस आपने पढ़े हैं, आई थिंक आपको ये पॉइंट याद भी होगा कि कैसे ये बेस पेयर्स बने थे, है ना, यानी कि ये एक राइबोसोम शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस, यानी ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, कैसे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये खुला हुआ जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसको आप कह रहे हैं डीएनए, है ना, इस पार्ट को आप क्या कह रहे हैं, डीएनए, की ये डीएनए का हेलिक्स है। ठीक है, अब इनकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अब इनकी पैकेजिंग शुरू हो गई है, अब इनकी पैकेजिंग शुरू हो गई है। ठीक, और अल्टीमेटली ये पैकेज्ड होते होते ये स्ट्रक्चर कैसा ले लेंगे, क्रोमोसोम। अगर हम और बारीक से अगर हम आपको दिखाना चाहें तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, आई थिंक आपको ये डायग्राम बेस्ट होगा समझाने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि इस पोजीशन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, है ना, कलर चेंज कर रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आए। नाउ सी, यहाँ पर आप न्यूक्लियोटाइड देख पा रहे हैं, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा। अब इस स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड है, दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। सपोज यहाँ जी रहा होगा, यहाँ सी, तो यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना, बढ़िया। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये न्यूक्लियोटाइड, अब इन न्यूक्लियोटाइड ने बैकबोन बना बनाकर क्या बना दिया, इनने बैकबोन ने बना बनाकर इसने क्या किया, ये पूरी डीएनए बना दी, यानी किसने क्या किया, डीएनए बना दिया।
आप इस जीन पर अभी फोकस नहीं करेंगे, जीन को हम अलग से आपको समझाएंगे कि व्हाट इज जीन, है ना। तो यहाँ आप डाइवर्ट नहीं होंगे, यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये जो खुला हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, ये डीएनए है। अब इसने यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, हिस्टोन आ गया। अब हिस्टोन के ऊपर इसकी रैपिंग शुरू हो गई, हिस्टोन के ऊपर रैपिंग शुरू हो गई, हिस्टोन के ऊपर रैपिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर आपका कोर लिंकर का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि ये पार्ट जो हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम को बताता है। ये क्या बता रहा है? ये एक न्यूक्लियोसोम है और इसी को आप कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोसोम बता रहा है। ऐसा ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बने, यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियोसोम, यहाँ थर्ड न्यूक्लियोसोम, यहाँ न्यूक्लियोसोम। अब उन न्यूक्लियोसोम ने भी आपस में पर्टिकुलर अरेंजमेंट बनाना शुरू कर दिया, यानी कि अब और भी कंडेंसेशन इनकी शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, है ना। अब ये जो कंडेंस होते होते, तो यहाँ पर आपने डीएनए बोला, ये जब कंडेंस और होते गए, यहीं पर आप इनको क्रोमेटिन बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ना क्रोमेटिन फाइबर। और अब ये इतने ज्यादा कंडेंस हो जाएंगे कि अब ये इस तरह का रूप ले लेंगे और तब जाकर आप इनको बोलेंगे क्रोमोसोम। यानी कि क्रोमोसोम क्या हो गया? ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया, हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाईली कंडेंस्ड, यानी कि ये 2.2 मीटर का डीएनए ही है जो कंडेंस्ड होकर टूट कर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाकर हमारे न्यूक्लियस में रहता है। यही है जो 23 पेयर बनाकर 23 पेयर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है तो उसका पेयर, क्रोमोसोम सेकंड है तो उसका पेयर, क्रोमोसोम नंबर थर्ड है तो उसका पेयर। मैं एक डिप्लॉयड सेल की बात कर रही हूँ, है ना, जिसमें कि सभी पेयर में है। तो यही 2.2 मीटर का डीएनए टूट कर कंडेंस होकर टूट कर ब्रेक करके हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, यानी कि ये जो क्रोमोसोम बनाता है, और यही 23 पेयर बनाता है जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं। कब दिखेगा ये दिखेगा आपको सेल डिवीजन के एम फेज में। जब सेल साइकिल आप पढ़ेंगे तो एम फेज में आपको ये क्लियरली विजिबल होता है, मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज योर क्रोमोसोम। कब दिखेगा? एम फेज में। तो आई थिंक अब आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगी होंगी। अब आप इसको अगर समझें तो इस तरह से देखें कि सपोज कीजिए आपके पास एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है ना। देखिए, ये था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसी चीज को दोबारा समझाने के लिए, ये था डीएनए, यानी कि जो पार्ट आपके पास ओपन था उसको आपने क्या बोला? वो खुला हुआ डीएनए था। ठीक है, इसका एक और कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में हमें और आसानी हो। 1 सेकेंड। नाउ सी, तो अब अगर आप देख पा रहे हैं, ये जितना भी खुला हुआ पार्ट था उसको आपने क्या बोला? ये डीएनए है। अब इस डीएनए की इस ऑक्टामर के ऊपर ये एक हिस्टोन ऑक्टामर है ना, इसके यानी कि ये एक न्यूक्लियोसोम मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर डीएनए रैप्ड भी है। ठीक, उसके बाद ये आपका लिंकर, फिर ये न्यूक्लियोसोम का कोर डीएनए, फिर लिंकर, फिर क्रोमोसोम कोर डीएनए, फिर ये लिंकर, और ऐसे करके ये इस तरीके से पैकेजिंग करते जाएंगे, है ना। अब ये जब पैकेजिंग करते जाएंगे तो आप इनके इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन फाइबर। और ये हाईली कंडेंस्ड हो जाएंगे तो इनको आप क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। यहाँ पर एक चीज और आपको फोकस करनी है, क्या? कि जब ये डीएनए था तब आपको इसकी लेंथ पर ध्यान देना है ना। इसकी लेंथ क्या थी? इसकी लेंथ ये जब अब हम फोकस करेंगे, इसका कलर हम आपके लिए चेंज कर रहे हैं, ये जो आप इसके डायमीटर पर फोकस करें, इसका डायमीटर कितना आपने पढ़ा था? इसका डायमीटर था 20 एंगस्ट्रॉम, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 2 नैनोमीटर। ठीक, ये कितना था? 2 नैनोमीटर। ठीक है, और जब ये कंडेंस होता गया, जब ये क्रोमेटिन, जब आप कहते हैं क्रोमेटिन, है ना, जब आप ये क्रोमेटिन कहते हैं तब ये क्या हो गया? जब आप ये क्रोमेटिन कहने लगे, ठीक है, तब इसका डायमीटर चेंज हो जाता है और तब जाकर इसके क्रोमेटिन में आकर 30 to 400 नैनोमीटर तक का फर्क आ जाता है। 30 to 400 नैनोमीटर तक का फर्क आ जाता है।
फिर ये क्रोमेटिड फाइबर बन जाता है, क्रोमेटिड, 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 क्रोमेटिड में इसका डायमीटर घट बढ़कर हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर तक। और जब ये क्रोमोसोम हो जाएगा तो इसका ये जो डायमीटर है ये हो जाता है 1400 नैनोमीटर। ठीक, हाईली कंडेंस, तब आप क्या कहते हैं इसका, क्रोमोसोम। अब यहां से इसकी पैकेजिंग और कंडेंस होती चली गई, किस तरह से इसने क्रोमोसोम बनाया है ना, इसको आप सोलेनोइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब एक बात समझ लें, आपको एक चीज ध्यान देना है इस क्रोमेटीन पर, और आपको ध्यान देना है यहाँ एक स्ट्रक्चर पर। अगर आप देखें तो आपको ऐसा लग रहा है कि इन धागों में कुछ मोतियां सी पिरोई हुई हैं, ऐसे बीच बीच में आपको मोतियों जैसा लगेगा। इसी को हम कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, बीड्स, यहाँ लिख दे रहे हैं बीड्स, बीड्स मतलब होता है मोती, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आप देख पा रहे हो ये बीड्स की तरह, ये मोती की तरह, ये सारे ये बीड्स की तरह दिख रहे हैं आपको, है ना। और ये पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग है एक, तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रिंग पर बीड्स यानी कि मोतियों जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो। यही बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर दिया जाता है, जो बोला जाता है, एक्चुअली इसी के लिए बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे, डीएनए के लिए, क्रोमेटिड, क्रोमेटीन, तो आप कहेंगे क्रोमेटीन के लिए, क्रोमेटीन के लिए, इसके लिए आप बीट्स ऑन स्ट्रिंग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरी चीज, क्रोमेटीन से रिलेटेड आपको एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी है, क्या, कि ये जो क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन से रिलेटेड आपको एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी है। वो ये याद रखनी है कि क्रोमेटीन जो होता है, मैं बेटर होगा यहां लिख लूं, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन से रिलेटेड जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये कि एक तो आपने ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग देखा, आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक कि अगर ये क्रोमेटीन लेस कंडेंस्ड है, क्योंकि इसका डायमीटर वेरी कर रहा है ना 30 से लेकर 400 नैनोमीटर तक, तो अगर ये लेस कंडेंस्ड है, लेस कंडेंस्ड है, तो इस लेस कंडेंस्ड वाले क्रोमेटीन को आप कहेंगे यू क्रोमेटीन, आप कहेंगे यू क्रोमेटीन। लेकिन अगर ये हाईली कंडेंस्ड है, मोर कंडेंस्ड है, हाईली तो वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो क्रोमोसोम के लिए करते हैं, मोर कंडेंस्ड है, मोर कंडेंस्ड है, तो आप इस मोर कंडेंस्ड वाले क्रोमेटीन को कहेंगे हेटेरोक्रोमेटीन, हेटेरोक्रोमेटीन। ये 2 वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जानने हैं। नाउ अब ध्यान से देखें, एक आया आपके पास यू क्रोमेटीन और एक आया आपके पास हेटेरोक्रोमेटीन। यू क्रोमेटीन कब आप यूज करेंगे, जब इसकी कंडेंसेशन हल्की सी है ना, लेस कंडेंस्ड है। लेकिन अगर ये मोर कंडेंस्ड है तो आप क्या यूज करेंगे, हेटेरोक्रोमेटीन। ठीक, अगर हम स्टेन करें तो ये यू क्रोमेटीन चूंकि लेस कंडेंस्ड है, इसीलिए इसकी स्टेनिंग क्या होती है, लाइट स्टेन, हल्का स्टेन लेता है ये, है ना। लेकिन चूंकि ये मोर कंडेंस्ड है एज कंपेयर टू यू क्रोमेटीन, इसकी वजह से अगर आप इसे स्टेन करेंगे तो इसकी स्टेनिंग को हम बोलते हैं डेंस, गाढ़ा कलर होता है, डेंस स्टेन होता है। एक ये डिफरेंस। और एक नेक्स्ट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ये जो है यू क्रोमेटीन, चूंकि ये लेस कंडेंस्ड है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चूंकि डेंस कंडेंस्ड है, मोर कंडेंस्ड है, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। अब आई थिंक आपको ये 3rd पॉइंट समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, कोई बात नहीं। अब ये देखें, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव का मतलब क्या है। देखिए ये क्या है, लेस कंडेंस्ड है। अब लेस कंडेंस्ड है यानी कि थोड़ा खुला खुला हुआ है, तो इसका mRNA बन जाएगा, इसका RNA बन जाएगा, है ना।
और आरएनए बन जाएगा तो इसकी प्रोटीन भी बन जाएगी, और इसी प्रोसेस को तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होना संभव है और इससे प्रोटीन भी बन जाएगा। चूंकि ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है तो इसकी आरएनए नहीं बनेगी और इससे प्रोटीन भी नहीं बनेगा। अब आपको ये बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि मैम ने ऐसा क्यों बोला। ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन इसका रोल अगर आपको समझाएंगे तो आपको ये पॉइंट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, और एक सिनारियो देखते हैं। एक बात बताइए, आपने एक हार्मोन का नाम सुना होगा, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन का नाम सुना होगा। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है ना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, इस हार्मोन जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का होता है इंसुलिन, इसके लिए हमारे पास डीएनए के ऊपर कोड्स होंगे, जीन होगा ना जो कि इंसुलिन के लिए कोड करता है। अब आपके पास बॉडी में एक स्किन सेल है, ये एक सेल है स्किन सेल, ठीक। स्किन सेल में भी आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। और आपके पास जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के सेल्स में, पैनक्रियाज जहाँ ये इंसुलिन बनता है, उसके सेल में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। कहने का मतलब साफ साफ कि जो इंफॉर्मेशन इस स्किन सेल के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है, एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन पैनक्रियाज के 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इनके टाइप सब कुछ सेम है। लेकिन ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्यों ये इंसुलिन यहाँ बन रहा है, लेकिन ये इंसुलिन स्किन सेल में तो नहीं बनता? आखिर ऐसा क्यों? इंफॉर्मेशन तो पैनक्रियाज में और स्किन सेल में दोनों जगह है, लेकिन ये इंसुलिन का सिंथेसिस सिर्फ पैनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल में क्यों है? इसकी स्किन सेल में इसकी सिक्रेशन क्यों नहीं हो रही है? क्यों ये नहीं बन पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन स्किन सेल में जो जीन इंसुलिन बनाएगा उतना हिस्सा डीएनए का मोर कंडेंस्ड है, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में है। तो जब ये हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में है तो इसका आरएनए नहीं बनेगा और ये एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस मतलब जिस चीज के लिए कोड करता है, जाना जाता है इंसुलिन बनाने के लिए, वो नहीं बना पाएगा। पैनक्रियाज के केस में जो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है, जो पार्ट है, जो डीएनए पर जिस जगह पर प्रेजेंट है, वो लेस कंडेंस्ड है, इसलिए इसका आरएनए बनना संभव है, पॉसिबल है, और इसीलिए इससे इंसुलिन नाम का हार्मोन बन जाएगा। तो जिस भी जगह पर, जिस सेल में जिस पार्ट को एक्सप्रेस करना होता है, जिस जीन को, वो लूज कंडेंस्ड होती है, लेस कंडेंस्ड होती है, यानी कि यूक्रोमेटिन के फॉर्म में होगी, और जिसको एक्सप्रेस नहीं करना वो हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि किस जगह पर उसे एक्सप्रेस करनी है, इसके लिए उसके पास प्रॉपर सिग्नल्स एंड इंफॉर्मेशन होती है। तो आई थिंक ये आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन टोटली आपकी यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, आखिर सारे इंफॉर्मेशन हैं, बट किसी पर्टिकुलर जगह पर वो क्यों एक्सप्रेस होगी, है ना, कैसे एक्सप्रेस होगी, वो तो हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। तो ये आइडिया आई थिंक डन। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन का प्लीज यूज करें। और हाँ, बार बार कह रहे हैं, लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं। और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो किसी ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पर। अ प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड। जैसा कि हमने बताया, रेसिड्यूज विथ चार्ज साइड चेन्स, हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक एमाइनो एसिड रेसिड्यूज लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसको हमने आपको बताया था कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, वाई दे आर बेसिक इन नेचर, है ना। हिस्टोन प्रोटीन्स को बताया कि क्यों ये पॉजिटिवली चार्ज है, बिकॉज दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, जिनकी वजह से हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज का है।
बोथ एमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज यानी कि लाइसिन एंड आर्जिनिन कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन्स. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamers. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Very important. ये सारा पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है. Now, a typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. एक न्यूक्लियोसोम के मॉडल पर हमने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको नियरली अबाउट 200 बेस पेयर्स दिख जाएंगे. किसी किसी बुक में आपको 147 दिखेगा, बट आपके एनसीईआरटी में 200 बेस पेयर्स हैं, तो आपको 200 बेस पेयर्स याद रखने हैं. न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियोसोम कॉल्ड क्रोमेटिन. Thread-like stained colored bodies seen in nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on a string structure. यहाँ पर साफ साफ एनसीईआरटी कहती है कि beads on string structure जो आएगा उसको आप क्रोमेटिन से रिलेट करेंगे. ठीक. Viewed under electron microscope. Theoretically, how many such beads यानी कि न्यूक्लियोसोम्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल? वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन. यहाँ पर वापस वो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है, क्वेश्चन आपसे नीट में फ्रेम किया जा सकता है. इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर दैट आर फर्दर coiled एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन टू फॉर्म क्रोमोसोम. यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन देकर बताया गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कब और कहाँ दिखेगा, है ना. ये आपको बताया गया था कि ये एम फेज में क्रोमेटिन जो दिखेगा आपको, क्रोमोसोम कहाँ दिखेगा, तो क्रोमोसोम आपको बताया गया था यहाँ पर कि क्रोमोसोम किस जगह पर दिखेगा, तो इट इज हाईली स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है, मेटाफेज में ये दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट, the packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively are called as NHC. ठीक. Non-histone chromosomes, NHC proteins. ये important, इसका full form भी आ सकता है. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stains light and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. ये इंफॉर्मेशन आपको अभी दी गई और इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको अभी बताई गई है. ठीक है. नाउ आज के अभी के सेशन में आपने ये देखा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है ना, और यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन का कॉन्सेप्ट क्या है. जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. जिस वक्त की ये बात है 1900 की, जिस वक्त माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी चल ही रही थी, उस वक्त पहले तो हमें यही नहीं पता था कि एक्चुअली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हुई. हमें सारी डिस्कवरीज को नहीं पढ़ने, हमें 3 डिस्कवरीज के बारे में पढ़ने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू. इन तीनों डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि किस डिस्कवरी में क्या इंपॉर्टेंस थे, क्या साइंटिस्ट का नाम था, क्या उनकी थेसिस थी, क्या उनका ऑब्जर्वेशन था, और अल्टीमेटली हम ये जान पाएंगे कि किसने अल्टीमेटली ये प्रूफ कर दिया कि एक्चुअली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल को लेकर. होप सो आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी. किसी अलग तरह की अगर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी आपको कि ऐसे नहीं इसमें, क्योंकि हम इसके सक्सेस रेट के बाद हम इसके क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे चैप्टर वाइज आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे. ठीक है. बट उसके लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि उसकी आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है. तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी. नहीं आ रही होंगी तो बार बार कहते हैं, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ हमें ये चीज़ें पसंद आ रही हैं. तो सेम वे आपको भी ये बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. होप सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।